Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our biology lecture. I hope you all are doing great. आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर एग्जिस्ट करती है, इनकी कंपोजिशन किस तरह हुई है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह बने हैं, इनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, यानी वो किस तरह स्मॉलेस्ट यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस ज़मीन पर मौजूद है और इनमें 2 मिलियंस जो ऑर्गेनिजम्स है इसको आइडेंटिफाई किया है और इसको बुक्स में कैटलॉग किया हुआ है अभी तक। और इन 2 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स में सबसे जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिसकी मार्फोलॉजी, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो हमारे पास है बैक्टीरिया। वो जो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन है, ये सारे के सारे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर फिर इससे लार्ज यूनिट्स बनते हैं। तो इस तरह ये सारे यूनिट्स कंबाइन होकर इससे एक कम्प्लेक्स या एक सिंपल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको हम इन लेवल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें फर्स्ट बात कर रहे हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। अब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स क्या होता है? ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था, लेकिन बाद में इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, तो फिर इसके बजाय इसको अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स माना जाता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं है, ये भी कोई और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम क्वार्ट्स कहते हैं। लेकिन हम यहाँ आसान अल्फाज में बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन होकर इससे क्या बनता है? एटम बनता है। क्या बनता है? एटम। दुनिया में आप चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो या चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, आप जितने भी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है वो सारे के सारे एटम से बने होते हैं। आप इस तरह नहीं कह सकते कि सारे के सारे सेल से बने होते हैं, लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं कि सारे के सारे एटम से बने होते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अब हमारे पास ये जो एटम होते हैं, फिर ये एटम ये कंबाइन होकर इससे क्या बनते हैं? एलिमेंट बनते हैं। इससे एलिमेंट बनते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिन एलिमेंट्स ने हमारे बॉडी बनाई हुई है, हमारे बॉडी का मास बनाया हुआ है, तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यानी एलिमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो लिविंग बॉडी में एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये टोटल कितने हैं? 16 टोटल एलिमेंट। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट ये तो 118 एलिमेंट्स है, लेकिन ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इनमें से चंद हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और वो कितने हैं? 16 है। अब हमारे पास जो हमारे बॉडी का प्रोटोप्लाज्म है, जो 90% जो हमारे बॉडी का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, इनमें से ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि 99% जो प्रोटोप्लाज्म है हमारे बॉडी का वो बनाते हैं। अब हमारे पास प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारे पास है एक सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अब हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास ये रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये हमारे पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हमारी बॉडी का या हमारे सेल का जो 99% जो प्रोटोप्लाज्म बना होता है वो इन 6 एलिमेंट से बना होता है, और बाकी जो 1% होता है वो इन 10 एलिमेंट से बना होता है, जिनमें हमारे पास है पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन,
कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो ये हमारे बॉडी का या हमारे सेल का 1% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। अब हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास कंबाइन होकर, वो केमिकली कंबाइन होकर थ्रू केमिकल बॉन्ड्स वो कंबाइन होते हैं, फिर इससे मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन यह मॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से जब बन जाए तो इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फिर बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी में मेनली हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरली या फंक्शनली इन्वॉल्व होते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या इनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब एटम्स कंबाइंस थ्रू केमिकली फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल को बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैक्रो मॉलिक्यूल ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे पास इनमें है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह और बहुत सारे हैं, लिपिड्स हैं। तो ये सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब हमारे पास ये है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी कम होता है। ये हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तकरीबन 18 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 है और 2 हाइड्रोजन है, तो इसका हमारे पास बन जाता है 18। इस तरह ग्लूकोज का तकरीबन 118 है। तो ये है हमारे पास इनका जो मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह अमाइनो एसिड का भी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, तो इससे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, स्टार्च बनते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज बनते हैं, लेक्टोज, सक्रोज। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। जब लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा। इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अब अमाइनो एसिड एक है, यूनिट है, और इस तरह मॉलिक्यूल इनका पॉलीमर है। तो मॉलिक्यूल चूंकि ये हमारे पास पॉलीमर है तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। इस तरह ये यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर इससे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, यानी डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास है ऑर्गेनेल्स। अब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होंगे एक खास तरतीब के साथ, तो इससे एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। यानी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होंगे एक खास तरतीब के साथ, तो इससे और स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। 50% इसमें प्रोटीन होते हैं और 50% इसमें राइबोसोमल आरएनए। और एक ऑर्गेनेल का एक खास फंक्शन होता है। इस तरह राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का बनाना। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है वो ये भी एक ऑर्गेनेली है, जो कि अब माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास कंसिस्ट होता है डबल मेम्ब्रेन्स पर, और इसकी जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो प्रोटीन प्लस लिपिड से बने होते हैं। और इस तरह इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड से होते हैं, और इस फ्लूइड में मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं, इस तरह विटामिन होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं वगैरह, ये सारे के सारे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज अब हमारे पास कंबाइन होंगे, तो इससे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, इससे एक और बेसिक यूनिट बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब हमारे पास सेल को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो,
यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल की वजह से बना हुआ है, क्योंकि हमारे बॉडी सेल से बनी होती है। अब वो सेल जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ खुद को अरेंज करती है और एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बॉडी का। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वो कौन परफॉर्म करते हैं, वो भी सेल परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरह जो सेल होते हैं वो मेनी ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें हमारे पास राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, इस तरह लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन, विक्यूल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं, तो इससे क्या बनता है, सेल बनता है। तो अब हमारे पास यहाँ तक यूनिसेलुलर की जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं यहाँ तक इनकी बात खत्म हो गई, क्योंकि वो एक सेल से ही बने होते हैं और यहाँ तक एक सेल बन गया। अरे अब जो नेक्स्ट बात हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो मल्टीसेलुलर के बारे में सिर्फ होगी। अब हमारे पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें बहुत सारे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन दोनों सेम होगा, एक ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। यानी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स which are similar in structure and perform similar function make group called tissue। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब हमारे पास इसका एग्जांपल है प्लांट्स के अंदर मेसोफिल टिश्यू, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी हर एक टिश्यू का एक खास फंक्शन भी होता है। इस तरह ग्लैंडुलर टिश्यू है एनिमल्स के अंदर, तो इसका क्या काम है, प्रोड्यूस सिक्रेशन। तो आई होप यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होंगे, इससे ऑर्गन बनेगा। जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब एग्जांपल है स्टमक। स्टमक हमारे पास डिफरेंट टिश्यू से बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ये हमारे पास क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस ये हमारे पास स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इस तरह जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास कंट्रैक्शन करती है, तो कंट्रैक्शन की वजह से जो फूड होता है इनकी ग्राइंडिंग करता है, यानी ये हमारे पास फिजिकल डाइजेशन यानी मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो हमारे पास जो केमिकल डाइजेशन होता है इनमें हेल्प करता है। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम। अब हमारे पास ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो इससे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। लेकिन ये जो ऑर्गन्स कंबाइन होंगे वो ऑर्गन्स जो कंबाइन होते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इनका जो फंक्शन होगा वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, तो फिर वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो अब हमारे पास अगर एग्जांपल दे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड ब्लड तो असल में टिश्यू है, ये तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन में इसका बहुत अहम रोल होता है, तो इस वजह से मैंने इसको मेंशन किया है। असल में हमारे पास क्या है, ब्लड, ये हमारे पास टिश्यू है। और इस ब्लड वेसल्स में हमारे पास जैसे कि आर्टरीज आर्टरीज और वीन्स, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि इसका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड ना हो, वो कंबाइन हो गए तो इससे ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है। आप हार्ट के बजाय लंग्स को यहाँ ले आए तो इस तरह नहीं होता है, यानी इनका जो फंक्शन होगा वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। लास्ट वन हमारे पास है ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो गए और ये हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम होगी वो कोऑर्डिनेशन में कलेक्टिवली सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करेंगे और इससे एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब हमारे पास अगर हम एग्जांपल दे ह्यूमन के, ह्यूमन हमारे पास एक होल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। इस तरह हमारे पास इसमें मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरह प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है, तो ये हमारे पास एक इंडिविजुअल प्लांट बनाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये थी हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक छोटी सी ज़रा कंबाइन होता है तो इससे एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो शुरू से रिवाइज करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो इससे एटम बनता है। एटम्स कंबाइन होते हैं तो इससे बायो एलिमेंट बनते हैं। बायो एलिमेंट कंबाइन होते हैं बायो मॉलिक्यूल। इस तरह बायो मॉलिक्यूल खास तरतीब के साथ कंबाइन होते हैं, इससे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। फिर ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं तो इससे सेल बनता है। इस तरह हमारे पास सेल्स कंबाइन होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर फंक्शन हो, इससे टिश्यू बनता है। और इस तरह हमारे पास टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास कंबाइन होते हैं, इससे ऑर्गन बनता है। अब हमारे पास ऑर्गन कंबाइन हो गए और इससे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ऑर्गन सिस्टम बनता कंबाइन होके इससे एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी ज़रे से हमने एक होल ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है, तो ये मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह।